दोस्तों आज अपन बात करेंगे सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वे मुर्गियां जो मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है क्या कहलाती है? वो लेयर, ब्रॉयलर, ब्रूडिंग या रियरिंग। तो वे मुर्गियां जो मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है वो ब्रॉयलर कहलाती है। ब्रॉयलर का अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रॉयलर की उम्र क्या होती है? तो ब्रॉयलर की उम्र होती है 8 से 12 सप्ताह। अगला पूछा जा सकता है कि ब्रॉयलर का वजन कितना होता है? तो ब्रॉयलर का वजन होता है 1 से 1.5 किलोग्राम। अगला प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ब्रॉयलर उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होगी? तो प्लाईमाउथ रॉक ब्रॉयलर उत्पादन हेतु सबसे सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। तो ये 3-4 प्रश्न है जो अपन को याद रखने। मांस उत्पादन हेतु पाली गई क्या कहलाई? ब्रॉयलर। उम्र 8 से 12 सप्ताह, वजन 1 से 1.5 किलो और ब्रॉयलर उत्पादन हेतु सर्वोत्तम नस्ल होगी प्लाईमाउथ रॉक। अगला प्रश्न देखिए आप, मुर्गियों को सर्वाधिक किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो मुर्गियों को सर्वाधिक विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मुर्गियों में विटामिन ई की पूर्ति के लिए क्या खिलाया जाता है? तो मुर्गियों को विटामिन ई की पूर्ति के लिए हरा चारा खिलाया जाता है और पीली मक्का खिलाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि पीली मक्का यानी कि जो भी पीली चीज़ें होती है उनके अंदर विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि मुर्गियों को जो मक्का खिलाई जाती है उनमें सबसे ज़्यादा पीली मक्का इसीलिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? रोड आइलैंड रेड, रेड कॉर्निश, व्हाइट लेगोन और कड़कनाथ। तो विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल है व्हाइट लेगोन। यहाँ से 2-3 प्रश्न और भी पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि व्हाइट लेगोन का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो व्हाइट लेगोन का उत्पत्ति स्थान इटली है। ये भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन वर्ग की सबसे सर्वोत्तम नस्ल भी है। ये एक वर्ष में 240 से 260 अंडे उत्पादन करती है। तो ये 3-4 प्रश्न है जो व्हाइट लेगोन से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुर्गी में रानीखेत रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, फफूंद या कवक, प्रोटोजोआ। तो मुर्गियों में रानीखेत रोग का कारण विषाणु है। ये रोग आरएनए पैरामिक्सो वायरस के कारण ये रोग होता है। इस रोग को न्यूकैसल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि न्यूकैसल के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो रानीखेत रोग को जाना जाता है। रानीखेत रोग में पशु का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न रानीखेत में और पूछा जाता है कि मुर्गियों के चूजों में प्रथम दिन किस रोग का टीका लगाया जाता है? तो रानीखेत रोग का टीका लगाया जाता है। तो देखिए अगर अपन बात करते हैं तो रानीखेत रोग में सर्वप्रथम FN स्ट्रेन का टीका लगता है, जबकि 8 सप्ताह पर R2B स्ट्रेन का टीका लगता है। तो ये 4-5 प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। रानीखेत रोग का संबंध मुर्गियों से है। ये रोग विषाणु जनित है। ये रोग आरएनए पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। न्यूकैसल रोग के नाम से भी इसे जानते हैं। इस रोग में पशु का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। मुर्गी के प्रथम दिन पर यानी कि जो चूजे का जन्म होता है उस दिन प्रथम दिन F1 स्ट्रेन का टीका लगता है, जबकि 8 सप्ताह पर R2B स्ट्रेन का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी से मुर्गियों में क्रेजी चिक रोग हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B2 और विटामिन B1। तो देखिए मुर्गियों में क्रेजी चिक रोग का कारण है विटामिन ई। अब आप देखिए यहाँ पे विटामिन डी ऑप्शन में B2 भी है, B1 भी है। तो इन तीनों का भी मुर्गियों से संबंध है। जैसे अगर देखो बात करते हैं कि मुर्गियों की हड्डियां कमजोर हो गई हो या फिर मुर्गियों के अंडे के कवच कमजोर हो गया हो तो उसका कारण विटामिन डी है। B2 की अगर अपन बात करते हैं तो मुर्गियों के अंदर या पक्षियों में एक रोग होता है जिसका नाम है कर्ड टॉय पैरालाइसिस। तो उस रोग का जो कारण है वो है विटामिन B2 की कमी। अगर अपन बात करते हैं विटामिन B1 तो मुर्गियों के अंदर एक रोग होता है जिसका नाम है पोलीन्यूराइटिस। तो मुर्गियों के अंदर पोलीन्यूराइटिस रोग का जो कारण है वो विटामिन B1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपन से पूछा गया था क्रेजी चिक का कारण क्या है? तो विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन डी हड्डियों से संबंधित है यानी मुर्गी की हड्डियां कमजोर हो जाएगी, अंडे का कवच कमजोर हो जाएगा। विटामिन B2 की कमी से कर्ड टॉय पैरालाइसिस रोग होता है और विटामिन B1 की कमी से पोलीन्यूराइटिस रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, गाय को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है? 3 किलो पर, 2.5 किलो पर, 2 किलो पर और 3 से 4 किलो पर। तो गाय को 1 किलो दाना 3 किलो दूध उत्पादन पर दिया जाता है।
अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भैंस को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है, तो भैंस को 1 किलो दाना दिया जाता है 2.5 किलो दूध उत्पादन पर। अगर आपसे पूछा जाता है कि बकरी को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है, तो बकरी को भी 3 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दाना में क्रूड फाइबर यानी CF की मात्रा होती है। तो देखो एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए, जब भी आपको CF का या TDN का कोई भी प्रश्न आता है तो किस प्रकार से उत्तर देना है वो देखिए। तो देखिए यहाँ पे लिख लिया अपन, एक तो दाना हो गया और एक ही अपने पास आ गया चारा। यहाँ आ गया CF और यहाँ आ गया TDN। TDN का मतलब हो गया कुल सुपाच्य पदार्थ और जबकि CF का मतलब हो गया क्रूड फाइबर। अब याद रखना आपको, दाना और चारा में से जो जल्दी पचेगा उसके अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा कम होगी। तो अगर अपन देखते हैं दाना और चारा में, तो दाना जल्दी पचता है जबकि चारा लेट पचता है, क्योंकि चारे के अंदर क्रूड फाइबर पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि क्रूड फाइबर का मतलब सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, जो कि पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से जिन्हें पचने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बात करेंगे यहाँ पे, तो 18% से कम CF तो हो गया दाने के अंदर और 18% से ज़्यादा हो गया चारे के अंदर। जिसके अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा कम, उसमें TDN की मात्रा हो जाएगी ज़्यादा। तो इसके अंदर ज़्यादा हो गई और इसके अंदर हो गई कम। अब अपने पास उत्तर क्या आया है, दाना में क्रूड फाइबर। तो देखो दाने में आ जाओ और दाने के अंदर आ जाइए क्रूड फाइबर, यानी कि 18% से कम। तो यानी कि ये वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका उत्तर राइट हो गया C वाला। अगला प्रश्न देखिए, पशु आहार गणना में दाना व चारे का अनुपात होगा 2:1, 1:2, 1:3 और 2:3। तो देखिए ऐसा प्रश्न करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी है, पशु को दाना और चारा दोनों खिलाए जाते हैं। चारा ज़्यादा खिलाया जाता है और दाना कम खिलाया जाता है। तो चारा खिलाया जाता है 2 भाग और दाना खिलाया जाता है 1 भाग। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/3 और इसको लिख सकते हैं 2/3। अब अपना उत्तर आ चुका है कि पशु आहार गणना में दाना व चारे का अनुपात कितना होगा। तो दाना खिलाया 1 भाग और चारा खिलाया 2 भाग, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा, B वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हे बनाने हेतु सबसे सर्वोत्तम फसल कौन सी है। अब सबसे पहली बात आ गई, हे क्या है। तो देखो हे का अर्थ होता है यहाँ पे चारे को परिरक्षण करने का एक प्रकार है, यानी कि हे एक विधि है जिसके द्वारा चारे को परिरक्षण किया जाता है। अब हे बनाने के लिए कौन सी फसल सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, मक्का, ज्वार, बरसिम, रिजका, जई, जौ और सेवण व अंजन घास। तो देखिए हे बनाने के लिए प्रोटीन वाली फसलों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इनमें से अगर अपन बात करते हैं तो बरसिम और रिजका प्रोटीन वाली फसलें। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा B वाला। अगला प्रश्न, भारत में पशुओं को सर्वाधिक खिलाया जाने वाला भूसा यानी शुष्क पदार्थ कौन सा है। जई का भूसा, धान का भूसा, गेहूं का भूसा और सोयाबीन का भूसा। तो भारत में पशुओं को सर्वाधिक खिलाया जाने वाला भूसा गेहूं का भूसा होता है। अब देखिए यहाँ पे जई का भूसा, धान का भूसा और सोयाबीन का भूसा, इनमें से भी एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो अगर आपसे कभी पूछा जाता है इन चारों में से या अन्य भूसों में से कि भारत में पशुओं को सर्वाधिक खिलाया जाने वाला भूसा, तो कौन सा था, गेहूं का भूसा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पौष्टिक या सबसे अधिक पोषक तत्वों वाला भूसा कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, जई का भूसा। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा भूसा खिलाने से पशुओं में डेगनेला नामक रोग हो जाता है। तो धान का भूसा। धान का भूसा पशुओं को अधिक खिलाने से डेगनेला नामक रोग हो जाता है, क्योंकि धान के भूसे के अंदर सेलेनियम नामक खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस भूसे के अंदर ऑक्जिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो वो भी किसके अंदर, धान के भूसे के अंदर। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि यदि माना किसान के पास धान का ही भूसा है और अन्य कोई भूसा नहीं है और वो उसे ज़्यादा खिलाएगा तो डेगनेला नामक रोग हो जाएगा। तो उस स्थिति में किसान को क्या करना चाहिए, तो उस स्थिति में किसान को धान के भूसे को 1 घंटे तक पानी में भिगोकर फिर खिलाना चाहिए। उससे क्या होगी, सेलेनियम की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी और वो पशु को नुकसान नहीं होगा। अब आता है सोयाबीन का भूसा।
तो देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि गर्भवती पशुओं को कौन सा भूसा अधिक नहीं खिलाना चाहिए, तो गर्भवती पशुओं को सोयाबीन का भूसा अधिक नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो गर्भपात होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।